देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है, एक बार चेक कर लो। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने छोटा छोटा क्वेश्चन ही किया था। आज हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि इलास्ट्रेशन 12 है, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। ये वाला हम लोग आज स्टार्टिंग में करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 12, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11 तक कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर। ठीक है, तो श्री गावस्कर का बुक्स ऑफ अकाउंट से जो है ये बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। ट्रायल बैलेंस का मतलब ही क्या होता है, बैलेंसेस। ठीक है, अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस ये है, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, क्या क्या आइटम्स है इसमें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब ये कहाँ पर क्या आइटम जाता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना होता है। कैश इन हैंड जाता है बैलेंस शीट में, एसेट में, क्योंकि ये करंट एसेट होता है। कैश एट बैंक जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट में, मतलब करंट एसेट। सन्ड्री डेटर ये भी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएगा। ये 1/4/2019 है, यानी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग स्टॉक का डिटेल्स कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर ये फिक्स्ड एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्डिंग ये भी एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट का दो साइड होता है। ठीक है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये भी एसेट साइड में, ये भी एसेट साइड में। और वैसे भी जितने डेबिट आइटम होते हैं वो या तो एसेट होते हैं या तो एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस अगर है तो वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर हम लोग का स्टॉक से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए, और अगर पीएल वाला है मतलब इनडायरेक्ट है, बिजनेस को मेंटेन करने वाला खर्चा है, तो वो हम लोग का पीएल में जाएगा। गुड इवनिंग असीम। गुड इवनिंग मैम। मोटर कार ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, बट ये एसेट नहीं है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। देखो साइड भी चेंज हो गया, ये लाइबिलिटी में जाएगा। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन लिया गया है, तो लोन लेने से लाइबिलिटी है। कौन लिया है, गावस्कर लिया, क्योंकि ये गावस्कर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिटेल्स है। तो विश्वनाथ से लोन लिया है तो ये लाइबिलिटी है। वैसे भी देखो क्रेडिट साइड दिख रहा है ना, तो ये लाइबिलिटी ही है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ये देखो ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये कहाँ पर जाता है, प्रोविजंस फॉर बैड डेट का मतलब होता है कि ये हम लोगों ने एजम्पशन लिया है प्रीवियस ईयर का कि 30,000 डेटर में भी हमारा जो है वो पेमेंट ना करे, यानी बैड डेट हो सकता है, तो इसके लिए प्रोविजंस कर रखा है। तो प्रोविजंस करने से पीएल में इंपैक्ट आता है। प्रॉफिट से हम लोग कुछ हिस्सा सेट असाइड करके रखते हैं, इसे ही प्रोविजंस बोला जाता है। तो ये हम लोग का कहाँ पर दिखेगा, पीएल के क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्योंकि ये ओपनिंग वाला है। ठीक है, ओपनिंग प्रोविजंस है, इसीलिए ओपनिंग का, ओपनिंग इन द सेंस है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का ओपनिंग होगा नेक्स्ट ईयर का, वैसे बोलो तो ये क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग है इन द सेंस अगर हम लोग 31st March 2020 के हिसाब से देखते हैं, और अगर हम लोग 1 April 20, क्योंकि हम लोग तो जो फाइनल अकाउंट्स बनता है तो ईयर एंड में बनाते हैं, तो ये क्लोजिंग प्रोविजन है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्रिएट किया गया प्रोविजन है, तो ये हम लोग का पीएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर देखो परचेज। परचेज क्या होता है, क्या परचेज किया जाएगा, ऑब्वियसली जो चीज हम लोग बेचना चाहेंगे, यानी हमारा स्टॉक, तो स्टॉक से रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग में जाता है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न का मतलब क्या, यहाँ पर दिख रहा है 14 लाख का परचेज है, लेकिन अगर हम लोगों ने रिटर्न किया है तो परचेज का वैल्यू तो कम होगा। 14 लाख का चीज खरीदा था, लेकिन अगर अभी बोल रहे 26,000 का रिटर्न कर दिया, तो परचेज का वैल्यू कम होगा, तो वो दिखाएंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये सारे आइटम्स जो है ट्रेडिंग रिलेटेड हो गए। ठीक है, ये इनकम है सेल्स करके जो भी आ रहा है। अब अगर इनकम मेरा कम हुआ है, जैसे मैंने 23 लाख का सेल किया था, गावस्कर ने 23 लाख का सेल किया था, बट 42,000 का रिटर्न कर दिया है कस्टमर ने, तो इसका मतलब सेल्स का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर
नेक्स्ट देखो सैलरी। सैलरी क्या होता है? सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि जो स्किल्ड पर्सन है उनको दिया जाता है, तो पीएल में जाएगा। गोडाउन का रेंट, ठीक है, ये भी हम लोग का पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, विश्वनाथ से जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट देना पड़ा 27,000, तो ये हम लोग का पीएल में जाएगा। फाइनेंस चार्ज है, ठीक है, ट्रेडिंग में तो सिर्फ स्टॉक रिलेटेड खर्चा आता है, खर्चा या इनकम, बाकी जो भी खर्चा है वो पीएल में जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस, मतलब टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो वो भी हमारे पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये भी पीएल में जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट टू क्रेडिटर, ये भी पीएल में जाएगा, लेकिन अलाउड करने से लॉस है और रिसिप्ट करने से हमारा गेन है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। बाकी ये सब देखो डेबिट आइटम है, खर्चा है। फ्रेट ऑन परचेज, परचेज करते हुए फ्रेट मतलब स्टॉक खरीद के लाए तो उसका भाड़ा देना पड़ा, ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। स्टॉक से रिलेटेड सारा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है फ्री डिलीवरी कस्टमर को, तो ये बिजनेस का एक पॉलिसी है, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है बोल सकते हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये पीएल में जाएगा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है, ड्रॉइंग्स का एंट्री तुम लोग देखते भी हो। ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग्स करने से मेरा कैपिटल लेस होता है, अगर हम पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स जो है कैपिटल से लेस होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी पीएल में जाएगा। ये स्टॉक रिलेटेड खर्चा है नहीं, जो स्टॉक रिलेटेड नहीं है वो सारा पीएल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पीएल में जाएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे, ये भी पीएल में जाएगा। जनरल ऑफिस एक्सपेंस, ये तो बता ही रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पीएल में जाएगा। बैड डेट, लॉस हुआ है तो ये भी पीएल में जाएगा। बैंक चार्जेस, ये भी पीएल में जाएगा। मोटर कार का खर्चा, ये भी पीएल में जाएगा। कैपिटल, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 and the balance sheet as at that after making provisions for the following, ठीक है, तो ये कुछ नीचे का एडजस्टमेंट दे रखा है 1 से लेके 6 पॉइंट तक, ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, हमें ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ये एडजस्टमेंट हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले ट्रायल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बन गया था, तो वो इतना दिख रहा है, ठीक है। अब पॉइंट 1 बोल रहा है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, ठीक है, तो जब हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, सॉरी, जब हम लोग बिल्डिंग को लिखेंगे बैलेंस शीट में, तब हम लोग वहां पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ठीक है। अब ये कहां पर जाना चाहिए? बिल्डिंग बैलेंस शीट में रहता है, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग तो डेबिट होके दिखेगा, क्योंकि बिल्डिंग जब हम लोगों ने खरीदा था और हमारे बुक्स में उसे एंट्री दिया था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक क्या होगा? अब उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे तो उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाएंगे। अब डुअल एंट्री यानी डबल एंट्री होता है हम लोग का अकाउंट, हमें पता है। अब नीचे के जितने इंफॉर्मेशन है ना, इस पे जो है एंट्रीज पास नहीं हो रखा है, तो एंट्री पास करेंगे तो दो जगह पे इंपैक्ट दिखेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी डेटा है वो हम लोग का किस में जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी डेटा है वो कोई एक ही जगह पे जाएगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के जो दिखता है, जैसे कि यहाँ पर 1 से लेके 6 तक दिख रहा है, ये हमेशा दो जगह पे पोस्ट होता है बिकॉज ऑफ द डुअल एंट्री। तो डिप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगा? चेक करके देखो डिप्रिसिएशन कहाँ क्लोज होता है। डिप्रिसिएशन चैप्टर करके आ रहे हो, पीएल टू डिप्रिसिएशन, पीएल में क्लोज होता है, तो पीएल में जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक रिलेटेड खर्चा नहीं है और बिल्डिंग से लेस होके बैठेगा। फर्नीचर फिक्सचर में भी सेम होगा, बस परसेंटेज देख लेंगे कितना। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी तो सेम ही है कि फर्नीचर फिक्सचर पे भी डेप्रिसिएशन देना है, या 10% या 5%। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा है कि एक फर्नीचर है, स्टील टेबल भी तो एक फर्नीचर ही हुआ ना। बोल रहे एक फर्नीचर है, मतलब स्टील टेबल है जो कि परचेज किया गया था और 14,000 से, और इसे बेच दिया गया है सेम प्राइस में ही, लेकिन जो सेल प्रोसीड्स मतलब ये जो 14,000 आया, क्योंकि बेचा गया है सेम प्राइस में, बता रहे हैं ना, 14,000 से खरीदा गया था, 14,000 से ही सेल किया गया। सेल प्रोसीड्स जो है वो गलती से सेल्स अकाउंट में दिखा दिया, तो गलती ही तो है। हम लोग एसेट बेचेंगे, फिक्स एसेट बेच के, वो थोड़ी ना हमें सेल में दिखाना है। सेल में हमें क्या दिखाना है? जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई अगर मान लो कि ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना अगर कोई फर्नीचर बेच देता है शॉप का, तो क्या वो उसका बिजनेस का डेली का इनकम होगा? रेवेन्यू इनकम नहीं, ये तो वन टाइम हो गया ना कैपिटल इनकम। तो ये अगर हम लोग अपने सेल में दिखाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ज्यादा दिखेगा, सेल जितना होगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा
बिजनेस का डे टू डे का सेल नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट का सेल है, ये कोई स्टॉक सेल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसको तो हमें अलग से ट्रीट करना चाहिए। तो ये सेल हमें 14,000 से ज्यादा दिख रहा है, हमें सेल को 14,000 से कम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फर्नीचर से लेस करके दिखाना पड़ेगा। इसका भी 2 बार एडजस्टमेंट होगा ना। अगर मेरा फर्नीचर फिक्सचर में से 14,000 का फर्नीचर फिक्सचर बिक गया है, तो फर्नीचर फिक्सचर का जितना भी वैल्यू है वो 14,000 से कम हो जाना चाहिए, एक ऐसा एडजस्टमेंट होगा। दूसरा, क्योंकि ये सेल में दिखा दिया हम लोगों ने, सेल से इसे हमें लेस करना पड़ेगा, 14,000 का फर्नीचर फिक्सचर सेल, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑफिस इक्विपमेंट को 15% से डिप्रिशिएट करना है। परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखो, टाइपराइटर खरीदा है, ठीक है, जरूरत होगा तो खरीदा है, तो टाइपराइटर ये कोई स्टॉक नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट खरीदने से एंट्री क्या होता है, थोड़ी ना परचेज टू कैश या क्रेडिटर होता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। तो ये भी गलत क्या किया इन्होंने, टाइपराइटर खरीदा है तो एंट्री इनका बनता था टाइपराइटर टू कैश या क्रेडिट, ठीक है, जैसे इन्होंने परचेज किया होगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गलती से परचेज में डेबिट कर दिया, मतलब इन्होंने ऐसे लिख दिया है परचेज टू कैश या क्रेडिट। अब ये स्टॉक थोड़ी ना है कि यहाँ पर दिखा देंगे, सारा खरीदा गया चीजों का जो मतलब इस्तेमाल है वो एक जैसा थोड़ी ना हो रहा है। अगर किसी का मतलब जैसे मान लो किसी का अगर जैसे मान लो कपड़े का ही दुकान है, ठीक है, क्लोथ्स का जो स्टोर्स वगैरह है, तो वहां पर भी बहुत सारे फर्नीचर रहते हैं कपड़े को जो है शो करने के लिए, ठीक है, उसको मतलब रखने के लिए। तो जो कपड़ा बिकेगा वो स्टॉक बिक रहा है, ठीक है, क्योंकि वही उनका बिजनेस है, जो ड्रेसेस वगैरह जो सेल होगा। लेकिन अगर कोई फर्नीचर या फिर मान लो उनको जरूरत था एक लैपटॉप का अकाउंटिंग जो है एंट्री वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने एक लैपटॉप खरीद लिया। तो लैपटॉप खरीद लेना और कपड़ा बेचने के लिए ड्रेसेस मटेरियल्स या ड्रेस खरीदना, क्या ये दोनों सेम बात हुआ? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, परचेज में दिखा दिया है, तो फिर परचेज का वैल्यू 40,000 से ज्यादा दिख रहा है, तो हमें 40,000 से परचेज का वैल्यू कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी मैंने तुम लोग को करवाया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या कर दिया इन्होंने, परचेज टू कैश, जबकि होना चाहिए टाइपराइटर टू कैश या क्रेडिट। तो इसको अगर सही करना है तो क्या करेंगे, टाइपराइटर को डेबिट करेंगे टू परचेज। मैंने ये भी तुम लोग को सिखा दिया है रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो इस तरह से भी कर सकते हो। मतलब हम लोग का टाइपराइटर डेबिट हो जाएगा, टाइपराइटर बोल के बैलेंस शीट में हमें एक आइटम दिखाना पड़ेगा, और परचेज में हम लोग 40,000 को, परचेज को 40,000 से कम कर देंगे। एंट्री से भी पता चल रहा है, लॉजिकली भी पता चल रहा है। तो ये देखो, हर एक आइटम का दो दो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग फॉर द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 4,40,000, तो इसका दो जगह पे जाएगा, एक तो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, एक हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर बोल रहा है 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। गोडाउन रेंट जो हम लोग रेंट पे लिए थे गोडाउन, उसका 2 months का रेंट हम लोगों ने बाकी रखा है, मतलब 11 मंथ्स का रेंट पे किया है, सॉरी 10 मंथ्स का रेंट पे किया है, बाकी 2 मंथ्स का बाकी है। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट्स का रूल्स हमें क्या बोलता है, ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। मतलब अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस है, जैसे ये एक एक्सपेंस का बात हो रहा है, तो चाहे हम लोगों ने रेंट का खर्चा पे किया हो या ना किया, ठीक है, मतलब हम लोगों ने 12 मंथ्स का खर्चा पे करना था, हम लोगों ने 10 मंथ्स का किया, 2 मंथ्स का नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर का सारा खर्चा हमें दिखाना पड़ेगा, अगर ये इस ईयर में कवर अप हो रहा है। और इसका दो एडजस्टमेंट होगा, एक तो हम लोग इसको दिखाएंगे अपने खर्चे में, और ये भी आउटस्टैंडिंग बोल के ये दिखा देंगे कि इतने का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब 10 मंथ्स का कैश आउटफ्लो हुआ है, 2 मंथ्स का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रखा है। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी भी बनता है, तो ये करेंट लाइबिलिटी बोल के बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका भी दो एडजस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। तो विश्वनाथ से जो लोन लिया गया था वो 12% पर एनम का है, और ये लोन 1/5/2019 में लिया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन देने का क्या जरूरत था, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मई में लोन लिया गया है 1/5/2019, मई मंथ में लोन लिया गया है, 12% ईयरली जो है इंटरेस्ट देना था। अब लोन का अमाउंट देखो कितना है, लोन का अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है
3 लाख, ठीक है। अगर 3 लाख का लोन है, इंटरेस्ट कितना देना है, 12% पर एनम, जबकि लोन लिया गया है 1 मई को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। 9 मंथ्स का हमें, क्योंकि 1 मई से लेके 31 मार्च तक ईयर एंड है, ठीक है। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, 3 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ठीक है। तो ये बन रहा है 27,000। अब यहाँ पर चेक करते हैं, एक जगह पे ना इंटरेस्ट का दिया हुआ था डेटा कि कितना इंटरेस्ट पे हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया था, तो उसके हिसाब से 27,000 इंटरेस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा ही पेमेंट किया हुआ है। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। करेंटली जो सन्ड्री डेटर का वैल्यू है उस पे प्रोविजंस मेंटेन करना है 5%। अब फिर से नया प्रोविजंस बनेगा इस साल का, तो फिर से पीएल पे इम्पैक्ट आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया। प्रोप्राइटर मतलब यहाँ पर मिस्टर गावस्कर का बात हो रहा है। इन्होंने अपना पर्सनल जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजनेस का नहीं, उसका प्रीमियम 40,000 इन्होंने अपने बिजनेस से पे किया। मतलब वही ड्रॉइंग्स की तरह हो रहा है, तो ये कैपिटल से लेस करना पड़ेगा। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 टू 30th June 2020। और जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है ना ट्रायल बैलेंस में, बोल रहा है कि बैलेंस जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1/4 से लेके 30 जून तक को कवर कर रहा है। ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो बता रहे हैं कि कैसे करके करना पड़ेगा। उसके लिए इंश्योरेंस का यहाँ पर डेटा भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बात इतना है कि हम लोग को क्या करना है, जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी मैटर से रिलेटेड है, जैसे कि बिल्डिंग से, फर्नीचर से, ऑफिस इक्विपमेंट से, रेंट से, गोडाउन का, इंटरेस्ट से, प्रोविजन से, तो तब हम लोग क्या करेंगे, लिखने के टाइम एक एक लाइन थोड़ा गैप रखेंगे ताकि हम लोग ये एडजस्टमेंट को फुलफिल कर पाए, ठीक है। अब देखो कैसे करके करना है। हमें यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर for the year ended trading and PL, trading and PL for the year ended 31st of March 2020. Particulars amount, particulars amount. ट्रेडिंग पीएल, ये पूरा जगह ही रख देते हैं ट्रेडिंग पीएल के लिए। यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। लाइबिलिटीज और एसेट्स। अच्छा, अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है वो देखते हैं। क्या है, सबसे पहले कैश इन हैंड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैलेंस शीट जब बनता है, या तो वो लिक्विडिटी फॉर्मेट में बनाओ या फिर उसे परमानेंस फॉर्मेट में। तो नॉर्मली हम लोग जो है परमानेंस फॉर्मेट में बनाते हैं। वहां पर सबसे लिक्विड जो है, मतलब जो कैश फॉर्मेट है, वो हमारा सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो सबसे लिक्विड होता है कैश इन हैंड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये है हम लोग का 14,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। फिर है कैश एट बैंक 26,000, तो इसके ऊपर लिखते हैं कैश एट बैंक, ठीक है। ये उससे थोड़ा कम लिक्विड है।
कैश एट बैंक ये हो गया 26,000। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद है सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट था, याद करो। अब देखो एग्जाम में याद नहीं करना है, जब डेटर का एडजस्टमेंट देखे हो तब वहां पर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें ऐसे एक छोटा सा पॉइंट कर लो पेंसिल से या कुछ भी, तो ये पता चल जाएगा कि हम लोग का डेटर में एडजस्टमेंट है, तो हमें एक लाइन रखना है, ठीक है। क्योंकि एक बार इधर एक बार उधर ऐसे देख के तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो इतना जब पढ़ रहे हैं तभी हमें याद रखना है। ये देखो 5th नंबर पॉइंट पर, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, 5 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सन्ड्री डेटर में यहाँ पर 5 लिख दो तो पता चल जाएगा 5th नंबर एडजस्टमेंट हमारा सन्ड्री डेटर से रिलेटेड है। तो सन्ड्री डेटर 1,60,000, इसका वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर ये इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि इस पे हमें एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा। 8,60,000। अब तुम लोग चाहो ना तो 2 कॉलम भी बना सकते हो, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ एक लिखते हैं इधर एक लिखते हैं, तुम लोग इसका कॉलम बना सकते हो अमाउंट का स्केल यूज करके, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट होता है, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग का 6,20,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। इनर कॉलम ऐसे करके यहाँ पर जो है स्केल से लाइन टर्न के कर सकते हो। फर्नीचर फिक्सचर 2,14,000, तो फर्नीचर फिक्सचर्स तो बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन इसमें भी काफी सारे एडजस्टमेंट है, तो हम लोग इसका एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसको हम मिडिल में लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर से भी ज्यादा सॉलिड फॉर्मेट में बिल्डिंग होता है, तो हम लोग पहले बिल्डिंग को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहो तो फर्नीचर फिक्सचर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर याद है कि हाँ बिल्डिंग भी है तो हम लोग बिल्डिंग के लिए जगह रख सकते हैं, उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो फर्नीचर फिक्सचर का वैल्यू देखो कितना है 2,14,000। इस पे काफी सारा एडजस्टमेंट था। एक तो हम लोगों ने जो है सेल को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा था, डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, तो लगभग 2 to 3 लाइंस हमें यहाँ पर गैप रखना चाहिए, तभी हम लोग एडजस्टमेंट को लिख पाएंगे। फिर है ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, ये बिल्डिंग के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट इस पे भी एडजस्टमेंट था, ऑफिस इक्विपमेंट है 1,60,000, इसमें भी हम लोग 2 to 3 लाइंस का गैप रखेंगे ताकि एडजस्टमेंट लिख पाए। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग 6 लाख, बिल्डिंग को यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग 6 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग लिख लिया। फिर आ रहा है मोटर कार, ठीक है, तो मोटर कार 2 लाख, तो ये भी लिख लेते हैं मोटर कार यहाँ पर। ऑफिस इक्विपमेंट इसमें भी 3 लाइन मुझे चाहिए, मोटर कार, मोटर कार का वैल्यू है 2 लाख, ये भी लिख लिया मैंने मोटर कार, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर का हम लोग का किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसे डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख। अच्छा, इसके बाद लोन फ्रॉम विश्वनाथ ये है 3 लाख, तो ये भी लाइबिलिटी है, तो लोन जो है ये क्रेडिटर के ऊपर लिखते हैं लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर शायद 4,30,000 था, हाँ ये 4,30,000 था, ये 3 लाख, 4,30,000। इसके बाद प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट यहाँ पर दे रखा है 30,000, तो प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट कहाँ पर लिखेंगे। इसका देखो ये तो पीएल में जाएगा, इसका 2 ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो तुम लोग इधर लिख दो, ठीक है, इधर बाई साइड में लिख दो तो भी होगा, या तो नया जब प्रोविजंस बनाओगे वहां से लेस करके लिख सकते हो, वो भी कंसेप्ट होता है। तो ये ठीक रहेगा कि तुम लोग नए प्रोविजन से लेस करके लिखो, क्योंकि अभी लिखने का पैटर्न जो है इस तरह से ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो नया प्रोविजंस बनाएंगे ना, 2 प्रोविजंस फॉर बैड डेट,
ठीक है, जो नया प्रोविजंस बनेगा वहां पर हम लोग ओल्ड प्रोविजंस का भी एडजस्टमेंट कर देंगे कि हम लोगों को इस साल कितना प्रोविजंस क्रिएट करना है और पहले से कितना प्रोविजंस क्रिएटेड है, ठीक है, उसको एडजस्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो। टू प्रोविजंस फॉर बैड डेट, यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन है 30,000, यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड है 30,000, पहले से बना हुआ प्रोविजंस, प्रोविजंस इतना अभी भी मतलब रह गया है, ठीक है, पड़ा हुआ है। परचेज 14 लाख, अब परचेज में काफी सारा एडजस्टमेंट होगा तो थोड़ा जगह रखना पड़ेगा क्योंकि गलत एडजस्टमेंट भी हो चुका है इसमें। तो परचेज को हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है और वैल्यू है 14 लाख। अच्छा, उसके बाद परचेज रिटर्न, तो परचेज से परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा 26,000, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। अब एंट्री के हिसाब से इधर आता है परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होता है। तो बेसिकली परचेज रिटर्न को जब ट्रेडिंग में क्लोज करेंगे, क्योंकि एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, ठीक है, तो ये एंट्री तो तुम लोग स्टार्टिंग में ही सीखते हो क्रेडिटर। अब इसे अगर क्लोज करना है, हम लोग तो क्लोज कर रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्यों होगा, क्योंकि परचेज स्टॉक रिलेटेड आइटम है, स्टॉक का क्लोजिंग हमारा ट्रेडिंग में होता है, तो पीआर डेबिट टू ट्रेडिंग होगा। तो ट्रेडिंग में हमें बाई पीआर लिखना चाहिए, बट हमें जो अकाउंटिंग टेक्निक है, मतलब कुछ फॉर्मेट्स फॉलो होता है ना, तो फॉर्मेट के हिसाब से हमें बोल रहे हैं कि बाई परचेज बोल के लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा ना, क्योंकि वही तो माइनस ही तो होना है, इधर का टोटल इधर। जैसे देखो, अगर हम लोग ऐसे इधर 100 लिखते हैं, यहाँ 150 लिखते हैं, तो यहाँ 50 बैलेंस आ ही जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर जो है ऐसे करके लिखते हैं, जैसे देखो, और एक डेटा मुझे दिखाना चाहिए, तब समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैथमेटिकली देखो तो जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग 100 माइनस 20 करके ऐसे लिख के दिखाते हैं, ये देखो, यहाँ पर हम लोग 100 माइनस 20 लिख रहे हैं और ये 80 आ गया, और ये सपोज 100 है, तो इधर बैलेंस करने के लिए 20 आएगा। अगर इसी चीज को हम इधर 100 लिखते हैं, इधर 100 लिखते हैं और इधर 20 लिखते हैं, ये जो माइनस करके मैंने लिखा है, तो यहाँ पर 20 ही आएगा, आंसर 20 ही रहेगा। लेकिन इधर 20 माइनस करके लिखो या फिर इधर 20, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही तो 100 से 20 माइनस होना है, यहाँ पर भी तो वही 100 से 20 माइनस ही हो रहा है। तो मैथमेटिकली बात सेम है, लेकिन हमें अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए हम लोग इधर एंट्री के हिसाब से नहीं लिखेंगे, इधर हम लोग लेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न हो गया हम लोग का 26,000, देखो परचेज रिटर्न 26,000 था। सेल्स है 23 लाख और उससे सेल्स रिटर्न, तो सेल्स बाई साइड में होगा, बाई सेल्स 23 लाख लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का भी सेम है, जब तुम लोग एंट्री सीखते हो तो सेल्स रिटर्न करते हो डेबिट। अब सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ट्रेडिंग में जब वो क्लोज होगा तो डेबिट आइटम को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, तो टू सेल्स रिटर्न होना चाहिए, इधर लिखने की जगह इधर माइनस करके दिखाना पड़ेगा 42,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 42,000। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो सैलरी, सैलरी है 1,10,000 और सैलरी पे हम लोगों को कोई एडजस्टमेंट बोला था, नहीं सैलरी पे मुझे नहीं लगता है कोई एडजस्टमेंट बोला गया था। यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू, तो यहाँ पर मुझे कितना जगह चुनना चाहिए, रेट लगेगा बस, यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हैं टू सैलरीज, ठीक है। सैलरीज का खर्चा कितना है 1,10,000, 1,10,000। अच्छा, इसके बाद है रेंट फॉर गोडाउन, इस पे हमारा एडजस्टमेंट था टू रेंट फॉर गोडाउन, इसको हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो गोडाउन का रेंट कितना था 55,000, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 55,000। अच्छा, इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन रख देंगे, गोडाउन का रेंट शायद आउटस्टैंडिंग था। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन है 27,000, ठीक है। अच्छा, 27,000, अब इसका ये भी इनर कॉलम में रहेगा, इसका भी एक एडजस्टमेंट था 27,000। अच्छा, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, इसका भी शायद एडजस्टमेंट था। रेंट एंड टैक्सेस एक बार चेक कर ले, मुझे याद नहीं आ रहा है, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस नहीं, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, तो ये लिख लेते हैं टू
रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, ठीक है 21,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग का डिस्काउंट अलाउड है 24,000। तो यहाँ पर लिखते हैं टू डिस्काउंट अलाउड 24,000, और डिस्काउंट रिसिप्ट है तो ये इधर आ जाएगा बाई डिस्काउंट रिसिप्ट। अर्निंग है तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोग का 16,000, डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर 16,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है फ्रेट ऑन परचेज, तो ये परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू फ्रेट ऑन परचेज, तो यहाँ पर लिखते हैं टू फ्रेट ऑन परचेज। टू फ्रेट ऑन परचेज हो जाएगा 12,000। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड, तो ये पीएल में जाएगा। टू जगह कम पड़ जाएगा, टू कैरेज आउटवर्ड, ये हम लोग का कितना है कैरेज आउटवर्ड 20,000। अच्छा, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होगा तो यहाँ पर लेस करके लिख देते हैं, कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है हम लोग का 1,20,000, ड्राइंग्स 1,20,000। इसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी, यहाँ पर दिख रहा है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है 18,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000, ये है 18,000। अच्छा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये है हम लोग का 22,000। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस। अरे बाबा, जगह तो काफी कम है। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख देते, ठीक है। हम कलर चेंज कर देते ताकि तुम लोग को दिखे। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम ये दोनों के बीच में लिख देते हैं। टू इंश्योरेंस, तुम लोग का जगह है तो नीचे नीचे लिखते जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है हम लोग का। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम में तो फिर एडजस्टमेंट भी था, इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट भी था, ये भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट नहीं था तो ये 30,000। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बना के लिख देंगे तो जगह हमारा बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं, यहाँ पर पीएल को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। मेरा जगह जो है काफी कम हो जा रहा है, वहां पर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर पीएल को आगे बढ़ा लेते हैं। ये पीएल का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये यहाँ से पीएल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम लाइन बाय लाइन ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट जो है वो आगे वाले पेज में आ जाएगा, ठीक है, उससे तुम लोग का कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट इधर बनेगा, ये पीएल जो है आगे हम इसे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पीएल का पोर्शन ही चल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000, तो यहाँ पर इनर कॉलम में लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक लाइन एडजस्टमेंट का रहेगा। फिर बोल रहा है जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, टू जनरल ऑफिस एक्सपेंस 30,000। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट है 20,000, बैंक चार्जेस 16,000, टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 20,000, टू बैंक चार्ज। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम इसीलिए गैप कुछ भी नहीं रख रहे हैं, लाइन बाय लाइन करते रहे। बैंक चार्जेस है हम लोग का 16,000। मोटर कार एक्सपेंस, टू मोटर कार एक्सपेंस, ठीक है। मोटर कार एक्सपेंस है हम लोग का 36,000।
इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल है 16,20,000, ये हम लोग का बैलेंस शीट में दिखेगा यहाँ पर। कैपिटल, कैपिटल 16,20,000 ये बता दिया है, 16,20,000। तो ट्रायल बैलेंस का हर एक डेटा हम लोगों ने पुट कर लिया है। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि बिल्डिंग जो है वो 5% डेप्रिसिएशन उस पर लगाना है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन लगेगा तो बिल्डिंग का वैल्यू कम होगा, इसीलिए यहाँ से लेस होता है। ठीक है, लॉजिकली हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग जैसे एंट्री भी मैंने करके दिखा दिया 5%, तो 6 लाख पे 5% हो जाएगा 30,000। ठीक है, और इसका आउटर में वैल्यू आ जाता है 5,70,000। अब देखो, जो हम लोग का मतलब डिप्रिशिएशन है, इसका तो एंट्री जब चार्ज होगा दो जगह पे होगा ना। बिल्डिंग जो है क्रेडिट हो जाएगा, डिप्रिशिएशन डेबिट होगा, तो इसका इम्पैक्ट पीएल में भी आएगा। तो पीएल में हमें लिखना पड़ेगा टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग डिप्रिशिएशन का खर्चा जो है पीएल में ही क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन 30,000। ठीक है, ये पहला एडजस्टमेंट दो जगह याद रखो, जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना वो दो जगह पे एडजस्टमेंट है। फिर हो गया फर्नीचर फिक्सचर 10% होगा, लेकिन एक स्टील टेबल था जो 14,000 से खरीदा गया था, बट उसे सेल्स में क्रेडिट कर दिया गया है। तो इसका दो हमारा एडजस्टमेंट होगा। पहला बात है सेल को सही कर दो, सेल को रेक्टिफाई करो, सेल गलत दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न तो लेस होगा ही होगा, यहाँ पर लेस करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रॉन्गली क्रेडिट हो गया है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखो, इनका अगर फर्नीचर बेचने का ही बिजनेस होता तब तो गलत बात नहीं होता। ठीक है, तो सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड, सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड, सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड कितना लेस हो जाएगा 14,000। तो दो बार इंपैक्ट आएगा, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बैलेंस शीट में भी हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो जो फर्नीचर है उसमें सेल हो गया है, तो फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,40,000। ठीक है, नहीं तो अगर इसमें भी जगह नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, हम सेम वैल्यू लिख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसे ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। तो फर्नीचर फिक्सचर था हम लोग का 1,40,000, नहीं कितना था टोटल, फर्नीचर फिक्सचर 2,14,000। ठीक है, चलो 2,14,000 यहाँ पर लिखते हैं, 2,14,000। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे जितना फर्नीचर हमारा बिक गया है। वो लेस यहाँ से नहीं हुआ है, वो सेल में दिखा दिए, गलत है। सेल ऑफ फर्नीचर, जब एसेट बिक जाता है तो एंट्री क्या होता है, एसेट क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पर भी एसेट को क्रेडिट करेंगे। क्या, कौन सा फर्नीचर बिक गया है, स्टील टेबल। तो 14,000 से स्टील टेबल बिक गया है, तो ये एंट्री नहीं हुआ था, कर दिया। तो इसका मतलब अभी हम लोग के पास फर्नीचर फिक्सचर 2 लाख का है। अब इस पे लगाएंगे हम लोग डेप्रिशिएशन कितना, 10%। अब यहाँ पर डेप्रिशिएशन लगाते हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में डेटा आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब दो एडजस्टमेंट है, जैसे 14,000 दो जगह एडजस्ट हुआ, एक बार यहाँ लेस हुआ, एक बार सेल से लेस हुआ। रीजन भी मैंने बताया, डेप्रिशिएशन भी हमें सेम यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पर लिखेंगे, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, ये हो जाएगा हम लोग का 20,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट 15% डेप्रिशिएशन लगाना है। परचेज किया है एक टाइपराइटर, जो परचेज में डेबिट कर दिया, फिर से गलत। ठीक है, तो टाइपराइटर परचेज किया है, परचेज में डेबिट कर दिया, तो परचेज से पहले लेस करो। यहाँ पर लिखेंगे wrongly debited। ठीक है, टाइपराइटर wrongly included, ऐसे लिख दो, टाइपराइटर wrongly include। ठीक है, गलत है, फिक्स्ड एसेट को कभी परचेज में नहीं दिखाना चाहिए। तो 40,000 का है, तो 40,000 से लेस करेंगे, लेकिन दो जगह एडजस्ट होगा। तो एंट्री क्या हुआ था हम लोग का, टाइपराइटर डेबिट टू परचेज, परचेज को कम कर दिया। अब टाइपराइटर को डेबिट करने का मतलब हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट होता है टाइपराइटर, ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड कर दो कि हम लोग का जितना भी ऑफिस इक्विपमेंट था उसमें हम लोगों ने एक नया ऑफिस इक्विपमेंट लिया है जिसका नाम है टाइपराइटर। तो इसको भी ना थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 यहाँ पर,
ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 था और नया ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया जिसका नाम है टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीदा गया है और टाइपराइटर का वैल्यू है 40,000, तो टोटल ऑफिस इक्विपमेंट बन रहा है 2 लाख का। अब इस पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जितना हमें परसेंटेज बताया गया है, तो डेप्रिसिएशन 15%, तो यहाँ पर 15%, तो 2 लाख का 15% कितना होगा 30,000, तो ये लेस करने से आ जाता है 1,70,000। अब ये दो बार एडजस्ट हो गया, ये भी होगा। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है, पीएल में होता है, ठीक है। ये मेरा जगह नहीं आया है बोल के मैंने यहाँ पर बनाया, तुम लोग को ऐसे नहीं करना है, तुम लोग अपना पीएल जैसे करते हो वैसे ही करोगे। मेरा यहाँ पर एजम्पशन गलत हो गया जगह रखने का, इस वजह से मैंने इसको यहाँ स्प्रेड किया है, क्योंकि बीच में ही मैंने बैलेंस शीट बना लिया था, अदरवाइज ये पेज में पीएल होता उसके बाद बैलेंस शीट होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, टाइपराइटर नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर। सिर्फ टाइपराइटर पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, सारे चीजों पे हुआ है, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में हम लोग का 30,000, एक बार चेक कर ले, 30,000, हाँ 30,000। तो पॉइंट ए, और ये मोटर कार, मोटर कार पे 20% डेप्रिसिएशन, तो मोटर कार पे 20% डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर मोटर कार 2 लाख, मोटर कार 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा 40,000, 2 लाख का 20% हो गया 40,000, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगा 1,60,000। अब जैसे कि हमें पता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दो जगह पे पुट होगा, तो ये पीएल में चला जाएगा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 40,000 हो गया। पॉइंट 1 का जितना भी हमारा एडजस्टमेंट था सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर बोल रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ दिखता है, एक तो वो दिखता है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, और दूसरा हमारा ट्रेडिंग में दिखेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। अच्छा, इसके बाद 2 मंथ्स रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, बोल रहा है गोडाउन का रेंट 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पर जगह रख रखा था इसीलिए लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये जो 55,000 का रेंट यहाँ पर दिख रहा है ये कितने दिन का होगा, ये 11 मंथ्स का होगा, ठीक है, और 2 मंथ्स का बाकी है, सॉरी 10 मंथ्स का, हम बार बार बोल रहे हैं 11 मंथ्स का गलती से, ठीक है। तो इसका हम एक बार वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो रेंट जो है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से कितना दिख रहा है, रेंट जो है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से दिख रहा है 55,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि 2 मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग को कितने मंथ्स का दिख रहा है, ये 10 मंथ्स का दिख रहा है। हम लोगों को अपने फाइनल अकाउंट्स में 12 मंथ्स का ही दिखाना पड़ेगा, तो अगर 10 मंथ्स का रेंट 55,000 है तो 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 55,000 डिवाइडेड बाई 10 मंथ्स इंटू 2 मंथ्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 मंथ्स का रेंट कितना हो रहा है। पर मंथ रेंट है 5,500, तो 2 मंथ्स का हो जाएगा 11,000, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली रेंट का खर्चा होगा 55 प्लस 10 यानी कि 66,000। तो ये क्या है, ये पेड अमाउंट है, ये क्या है, ये पेएबल अमाउंट है। और एक्रूअल बेसिस हमें बोल रहा है पेड पेएबल दोनों ही हम लोग दिखा सकते हैं, बस
ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए। तो अगर ये खर्चा हम लोग का 31 मार्च 2020 तक का है तो हम लोग जरूर दिखाएंगे। और ये खर्चा हमें बोल ही रहा है कि ये 31 मार्च 2020 का, कैसे पता चला? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये उसी साल के अंदर का खर्चा, ये प्रोविजंस को हमें, मतलब ये जितने भी अनएडजस्टेड पॉइंट है इसे एडजस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। रेंट जो है यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट है, ऐड करना पड़ता है, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हम लोग टोटल खर्चा दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 11,000 कैलकुलेट करके मैंने दिखाया, तो यहाँ पर हो जाएगा 66,000। इसका वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है 2 जगह पुट होगा, तो ये हम लोग के करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हम लोग का करेंट लाइबिलिटी होता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग गो डाउन रेंट, आउटस्टैंडिंग गो डाउन रेंट, ये हम लोग का 11,000, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी बन जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होता है? सोचो, क्यों 2 जगह पे जा रहा है? एंट्री होता है रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अगर पे कर देते रेंट टू कैश हो जाता या बैंक हो जाता। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, रेंट ये खर्चा है तो ये पीएल में जाएगा, ठीक है। इसीलिए एंट्री अगर पता है, जो कि पता ही होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में जैसे होता है वही सिस्टम ही यहाँ पर फॉलो हो रहा है, अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2019 में लिया गया था। चलो इसका भी एक वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, लोन टेकन 1/5/2019, ठीक है। अभी हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं कब का? 31 मार्च 2020 का। तो ये इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा 1/5/19 से 31 मार्च 2020 का, यानी कितने दिन का? ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो 11 मंथ्स का, ठीक है। 11 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब लोन का अमाउंट देखते हैं कितना है। इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, लोन का अमाउंट इंटू 12% इंटू 11/12 हो जाएगा, ठीक है। तो लोन का अमाउंट कितना है यहाँ से देख लेते हैं, बैलेंस शीट में दिख रहा है 3 लाख लोन का अमाउंट है, 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू ये 12 कैंसिल आउट इंटू 11/100, ठीक है। तुम लोग पूरे कैलकुलेटर पे कर लो, ये हो गया 33,000। तो ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट हमारा 33,000 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें एक इंटरेस्ट का डेटा दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमें बता रहे हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा? जर्नल बना होगा, फिर उससे लेजर, और ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेमेंट का जो क्लोजिंग अमाउंट है वो कितना दिख रहा है? वो दिख रहा है 27,000, ठीक है। तो ये 27,000 दिख रहा है, बट ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट का खर्चा 33 होना चाहिए। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 33,000 हमें पे करना चाहिए, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ 27,000 पे किया है। तो अभी भी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग कितना रखा होगा? तो 6,000 आउटस्टैंडिंग रखा होगा। तो ये हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा हमारा पेड है और ये खर्चा हमारा पेबल है, ड्यूरिंग द ईयर का है, ठीक है। तो हमें ये दोनों ही कंबाइनली 33,000। अब एंट्री क्या होगा? एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कहाँ क्लोज होगा? पीएल में क्लोज होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में क्लोज करके दिखाएंगे। यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का? यहाँ पर 6,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है 6,000 और टोटल करके ये हो जाएगा 33,000। अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने डबल एंट्री किया तो इसका और एक इम्पैक्ट भी आएगा, और एक इम्पैक्ट क्या आएगा कि हम लोग का रेंट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी हो जाएगा।
सेम एंट्री, जैसे रेंट का हुआ ना वैसे ही इंटरेस्ट का भी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और बाकी अमाउंट खर्चा है जो वो पीएल में, क्योंकि ये खर्चा है बट लाइबिलिटी बन चुका है क्योंकि हम लोगों ने टाइम पे पे नहीं किया इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, ये भी 2 बार एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर, इसका वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी कर पाएंगे, यहाँ जगह है, ठीक है। सन्ड्री डेटर को हम थोड़ा सा, ये जगह बन चुका है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर, ये कितना है 8,60,000। हमें करेंटली इस पे प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए बोला गया है, प्रोविजंस क्रिएट करेंगे यहाँ पर पीबीडीटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस प्रोविजंस, प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है एट द रेट ऑफ 5%, तो 8,60,000 पे 5%, 8,60,000 पे 5% यानी कि 43,000। अच्छा, ये लेस करने से कितना आ जाएगा, 8,60,000 माइनस 43,000, 8,17,000, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री क्या होता है जब प्रोविजंस क्रिएट होता है, तो प्रोविजंस क्रिएट होने से एंट्री इस तरह से होगा, डेटर मेरा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने डेटर को कम कर दिया, ठीक है। एंट्री क्या होता है, एंट्री हो जाता है इस तरह से, पहले पीएल से प्रोविजंस बनता है, पीएल टू प्रोविजन, ठीक है, पीएल टू प्रोविजन होता है, और जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं उतने से हम लोग डेटर को कम कर देते हैं, मतलब प्रोविजन टू डेटर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो डेटर हमारा, तो बेसिकली मतलब इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, पीएल पे आएगा और डेटर पे आएगा, ठीक है। तो पीएल पे कितना आएगा, जितना प्रोविजंस बनेगा, डेटर कितने से कम होगा, जितना प्रोविजंस बना रहे, ठीक है। तो 43,000 से हमारा प्रोविजंस मतलब डेटर कम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा डाउट है कि 43,000 हमें ना भी मिले 5% के हिसाब से। अब 43,000 का करेंटली प्रोविजंस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने जगह रखा था प्रोविजंस के लिए, और यहाँ ओल्ड प्रोविजन लिख रखा था, इसका कंसेप्ट समझो। हमें करेंटली प्रोविजंस बनाना है कितना, करेंटली हमें प्रोविजंस बनाना है 43,000, और पहले से हमारे पास 30,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इस बार पीएल से सिर्फ और सिर्फ बैलेंस अमाउंट ही विथड्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो न्यू प्रोविजंस कितना क्रिएट करना है, न्यू प्रोविजंस हमें 43,000 क्रिएट करना है, और हमारे पास पहले से ही प्रोविजंस अकाउंट में 30,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ 30,000 का इस बार पीएल से विथड्रॉल करेंगे। मतलब ये कंसेप्ट कैसे हो जाता है, जैसे मान लो कि बैंक में 10,000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करना है, और हमारे बैंक में अगर 8,000 पड़ा हुआ है तो हमें सिर्फ 2,000 ही देना पड़ेगा, अगर हम लोग हमेशा 10,000 ही मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले चेक तो करो क्या बैंक में पहले से कुछ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है 8,000, तो फिर 2,000 ही डालेंगे। जस्ट लाइक दैट कि अगर हमें 43,000 का प्रोविजंस मेंटेन करना है इस बार के लिए, ठीक है, और मेरा पहले से उस अकाउंट में प्रोविजंस में 30,000 पड़ा हुआ है, तो हम उसे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो मेरे पास सिर्फ 13,000 क्रिएट करने का जरूरत होगा। अब ये जो है 30,000 इधर भी लिख सकते हो या फिर इधर भी लिख सकते हो, बाई पीबीडीडी बोल के, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोल के 30,000 ओल्ड वाला इधर लिख सकते हो। मतलब 43 इस बार क्रिएट करेंगे, पहले से 30 पड़ा हुआ है तो नेट 30 नहीं आएगा, इधर इधर लिखने से भी आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी है इस तरह से, तो ये ऐसे करके ही लिखना बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका भी 2 बार एडजस्टमेंट हो गया, एक हम लोगों ने डेटर से माइनस करके दिखा दिया, और एक यहाँ पर पीएल से माइनस करके दिखा दिया कि इस बार कितना क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 40,000 प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे किया गया है, मतलब ड्रॉइंग्स है तो यहाँ से पहले लेस करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, इसे लाइफ इंश्योरेंस 40,000 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 हमारा यहाँ से लेस हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 से लेके 30 जून 2020 तक, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, इसका एक वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3,
ठीक है। अच्छा, इसमें देखो इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से कितने दिए हुए हैं? देखो इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम लोग को दिया गया है, कहाँ गया, ये रहा 55,000। ठीक है, 55,000। और यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन क्या है, देखो बोल रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 जो है वो प्रोप्राइटर का इंक्लूडेड है, और दूसरा बोल रहा है कि इंश्योरेंस चार्जेस कवर बैलेंस। तो यहाँ से पहले लेस कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को लेस कर देंगे, कितना 40,000। 55,000 में 40,000 हमें लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है जो कि यहाँ चार्ज कर दिया गया है। हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स का रूल्स पढ़े थे तब वहां पर हमें बताया गया था कि हमें हमेशा बिजनेस खर्चा और पर्सनल खर्चे को डिस्टिंग्विश करके दिखाना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेस का प्री इंश्योरेंस का खर्चा एक नहीं होता है, तो इसमें इसको एडेड कर रखे तो इसको लेस कर दिए, तो बिजनेस का 15,000 दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी क्या बोल रहा है, balance of the insurance charges cover the period from 1/4/19 to 30th June 2020। मतलब ये जो 15,000 है ये कब से कब तक का कवर हो रहा है, 1/4/19 से लेके 30th June 20 तक। ठीक है, 30 जून 20 तक का ये पेमेंट किया हुआ है, जबकि हमें ये खर्चा दिखाना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द ईयर का दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का कितना ज्यादा दिन का पेमेंट किया हुआ है, मार्च तक का अगर पेमेंट होता तो ठीक बात है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, प्रीपेड किया गया है। ठीक है, 3 मंथ्स का प्रीपेड किया गया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कितने मंथ्स का है, इसका मतलब ये खर्चा जो है ये जो दिख रहा है ये 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी कि 15 मंथ का खर्चा दिख रहा है। ठीक है, हम लोग को यहाँ से इसको 12 मंथ्स के खर्चे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15,000 अगर हम लोग का 15 मंथ्स का खर्चा है तो 12 मंथ्स का कितना होगा, तो ये हो गया 12,000। तो इसका मतलब हम लोग का बिजनेस का खर्चा हमें 12 मंथ्स दिखाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तब एक्स्ट्रा जो बच रहा है 3,000 मतलब बाकी 3 मंथ्स का खर्चा, उसे क्या करना पड़ेगा, ये देखो 12 मंथ्स का आ गया 12,000, ये हम लोग का कहां पर जाना चाहिए, पीएल में जाना चाहिए, और ये जो 3 मंथ्स का बचा हुआ 15,000 ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल है ये 15,000 है, इसमें से यहाँ तक का 12,000 है, तो बाकी कितना हो जाएगा यहाँ पर 13,000। या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो 15,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 मंथ्स, एक ही बात है, तो भी तुम लोग को 3 मंथ्स का खर्चा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, अच्छा ये सॉरी मैंने 13 लिख दिया, ये 3 होगा, 15,000 से 12,000 माइनस होता है तो 3,000 होगा, तो ये प्रीपेड हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर का भी 3 मंथ्स का खर्चा दे डाला है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का दिखाना है, तो हम लोग पीएल में सिर्फ 12,000 दिखाएंगे, और ये जो 3,000 प्रीपेड हो गया है ये एडवांस हो गया, एडवांस एसेट होता है, तो ये हम लोग अपने बैलेंस शीट में यहाँ पर जो एसेट साइड है वहां पर दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के, तो यहाँ पर दिखा देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे 3,000। और बाकी इंश्योरेंस वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट शायद यहाँ पर है, हाँ इंश्योरेंस वाला पॉइंट जो है इसको कैसे दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर कर लेते, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस हम लोग का 55,000, यहां से लेस करना है, सबसे पहले लेस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस कभी बिजनेस का नहीं होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोप्राइटर का हो रहा है, तो ये 40,000 यहाँ से लेस कर देंगे, और यहाँ से लेस करेंगे प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड, और प्रीपेड अमाउंट है 3,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा, तो बाकी देखो सारा चीज हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल करना है, टोटल करने से हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, तो हम लोग का फाइनल अकाउंट्स भी सही बनना है। अब इसका हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला चेक करते हैं कितना आ रहा है, एडजस्ट करके 23 लाख माइनस 42 माइनस 40, 22,44,000 प्लस 4,40,000
अच्छा ये आ रहा है हम लोग का 26,84,000, 26,84,000। अच्छा ये लेस करना पड़ेगा, 26,84,000। अच्छा ये कितना आ रहा है, 14 लाख माइनस 26,000 माइनस 40,000, तो ये आ रहा है 13,34,000। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 13,34,000 प्लस 12,000 प्लस 6,20,000, जितना भी आया माइनस 26,84, तो ये आ रहा है 7,18,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7,18,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएम, 26,84,000। अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे जीपी को, ठीक है। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000, अच्छा प्लस 16,000, इसका टोटल हो रहा है 7,34,000। और ये टोटल कहाँ लिखना चाहिए, पीएल का जो लास्ट जगह है, ठीक है। तो ये बीच में मेरा आ गया है बैलेंस शीट, क्योंकि जगह नहीं था, तो इधर इधर हो जाएगा 7,34,000, ठीक है। बाकी लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने भी अमाउंट है उधर एक जगह है, उधर से भी लेस करना पड़ेगा। 12,000 हम ये वाला जगह खुला हुआ है तो यहाँ से कर लेते 30, 20, 50 और यहाँ पर हो गया 60, 50, 60, 66,000 यहाँ तक कर लिया मैंने। फिर 36, 30 मतलब 66, अगेन 66,000। अच्छा फिर यहाँ पर 20, 30, 50 और 40, 90,000, यहाँ से 90,000 लेस कर दिया गया। और यहाँ पर बाकी अमाउंट में हम लोग का है 1,10,000, अच्छा 66,000 माइनस 33,000, अच्छा 21, 24, 13, 20 और 20, 40, 40 और 10, 50, 60 माइनस 60,000। देखते हैं कितना आ रहा है, 1,73,000 नेट प्रॉफिट। ये इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 1,73,000 ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 7,34,000। अब ये बैलेंस शीट में चला जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नॉर्मली इसके बाद ऐड करने से बेटर होता है, इसलिए मैंने यहाँ मिडिल में लिख दिया 1,73,000 प्लस 16,20,000। तो बिजनेस करके इतना पैसा बना था, लेकिन उसमें से 1,20,000 हम लोगों ने ड्रॉ किया है, मतलब मिस्टर गावस्कर ने ड्रॉ किया है। 40,000 अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से पे किया है, तो ये बन रहा है 16,33,000 प्लस 3,00,000 और 4,00,000, 7,30,000, 7,30,000 और यहाँ पर हो गया 7,30,000 प्लस 17,000, अच्छा 23,80,000। चेक करते हैं इधर भी इतना आ रहा है क्या, 23,80,000, इधर भी इतना आना चाहिए, तब जाके हमारा कैलकुलेशन सही बना। 23,80,000 माइनस करते हैं 14,26, जीरो आने से ही सही हो गया, माइनस 4,40,000, अच्छा ये हो गया 8,17,000, 8,17,000 माइनस 3,000, 160, 170, 180, 160, 170, 180, 570, हाँ 570 माइनस कर देते जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब सही हुआ है, ठीक है। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था बोल सकते हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है।
अच्छा, अब इसके बाद हमें प्रोविजंस और रिजर्व का एक थ्योरी दिया हुआ है, तो हम अपने हिसाब से लिखवा देते हैं कि प्रोविजंस और रिजर्व का मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजन का मतलब क्या होता है और रिजर्व। तो प्रोविजन का मतलब होता है ए प्रोविजन is an amount set aside out of PL account to meet a liability arising in future, the exact amount of which is ascertainable or may not be ascertainable. Subsequently, when actual expenses take and place, payment is done. Take place and payment is done. Take place and payment is done. Payment is done from provision account and not from profit and loss account. It is a charge against profit. समझाते क्या है, इसके साथ साथ रिजर्व भी लिख देते, फिर दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे। रिजर्व क्या है? ए रिजर्व is an amount set aside out of profit and loss account to create or buy some asset in future or for meeting future liability. It is appropriation of profit. अच्छा देखो, प्रोविजंस और रिजर्व, बहुत से लोगों को लगता है एक ही बात है, नहीं, एक ही बात नहीं है। प्रोविजंस का मतलब क्या है? प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ पीएल। ये भी देखो, रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट, टू मीट ए लाइबिलिटी अराइजिंग इन फ्यूचर। ये क्या है? टू क्रिएट और बाय सम एसेट इन फ्यूचर और फॉर मीटिंग फ्यूचर लाइबिलिटी। ये भी फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए हो सकता है, ये भी, लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट भी एडेड है
कि अगर हमें फ्यूचर में कोई एसेट खरीदना है, जैसे मान लो तुम लोग को किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को लैपटॉप खरीदना है, कोई फ्यूचर में अगर एसेट तुम लोग खरीदना चाहते हो तो उसके लिए पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन वो पैसा कैसे जमा करते हैं? क्या हम लोग अपना डेली का जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट नहीं करके जमा करेंगे? नहीं, हम लोग के पास बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तभी ना हम लोग कुछ नया चीज खरीदने के लिए सोचते हैं। देखो, अगर किसी को मान लो घर खरीदना है, किसी के पास घर नहीं है, किसी को गाड़ी खरीदना है, उसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन इसके लिए पैसा जमा वो तभी कर सकता है जब उसका इनकम से एक्सपेंस पे करने के बाद उसके पास कुछ सेविंग्स होगा। उस सेविंग से ही ना वो क्या कर सकता है, सेविंग से ही कुछ पैसा लेके या फिर जो बच जा रहा है उससे कुछ पैसा लेके गाड़ी खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए रिजर्व बना सकता है। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस पे करने के बाद जो पैसा बचता है उससे वो रिजर्व बना सकता है, ताकि उसका फ्यूचर में जो भी एसेट खरीदने का मन है या फ्यूचर में कुछ लायबिलिटी हो सकता है उसको पे करने के लिए वो इस फंड को यूज करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस भी प्रॉफिट से उठाया गया अमाउंट है to meet a liability arising in future, the exact amount of which is ascertainable or may not be ascertainable। मतलब ये ऐसा प्रोविजंस पे क्या होता है कि हम लोग जो पैसा पीएल से सेट असाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लाइबिलिटी को पे करने के लिए, वो अमाउंट हम लोग जो एसर्टेन कर रहे हैं, वो जो एसर्टेन कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे। जैसे ये डेटर वाला ही देख लो, ये हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ये एक तरह का प्रोविजंस है डेटर वाला। ठीक है, तो हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 100 लीटर में मतलब 100 रुपए में 5 रुपए हमें नहीं मिलेगा, तभी तो 5% का प्रोविजन बना रहे हैं। ये फ्यूचर में 43,000 मेरा लाइबिलिटी मतलब मेरा लॉस ऑकर्ड हो सकता है, इस वजह से आज हम प्रॉफिट से 43,000 का प्रोविजन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो प्रोविजन का एग्जाम्पल तो यहाँ पर ही दिख रहा है। तो अब 43,000 हम लोग पीएल से सेट असाइड करने वाले थे, जबकि हमें दिखा कि पहले से हमारे पास 30,000 उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने 13,000 का ही सेट असाइड किया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट जो आया उससे सेट असाइड नहीं किया। बात को समझो, यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया? यहाँ पर आया 1,73,000। हम लोगों ने इससे सेट असाइड नहीं किया है, हम लोगों ने पहले ही सेट असाइड कर लिया, उसके बाद जो बचा यहाँ पर सेट असाइड करने के बाद प्रॉफिट इतना बचा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, देखो इसका नाम क्या दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना आया था, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जो आया था उस पे हम लोगों ने इसे चार्ज किया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से 13,000 ड्रॉ कर लिया। इस वजह से हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1,73,000। अगर हम लोग वो 13,000 विथड्रॉल नहीं करते तो हम लोग का प्रॉफिट 1,73,000 प्लस 13,000 से ज्यादा दिखता। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही है कि हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 1,73,000 से हम लोग 13,000 को विथड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रिजर्व का बात होता ना तो ये 1,73,000 निकल गया प्रॉफिट, इसके बाद हम लोग यहाँ से पैसा विथड्रॉल करते हैं। अगर 1,73,000 से कुछ विथड्रॉल करते तो उसके लिए कैसे अकाउंट बनता, ये आगे हमारा स्प्रेड कर जाता, ये ऐसे होता। बाई नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखते 1,73,000। अब मान लो हम लोग रिजर्व में रखना चाहते हैं, एक बिल्डिंग खरीदना है, हम लोगों ने सोचा है प्रॉफिट से 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो 1,73,000 का 10% 17,300, तो यहाँ पर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट रह जाएगा। इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से जितना हमें हटाना है वो हम लोग हटा रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले ही नहीं हटा रहे हैं, तो फिर चार्ज अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, वो होता है चार्ज अगेंस्ट पीएल, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों का फर्क देखो, रिजर्व अगर क्रिएट करना है तो नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद वहां से जितना हटाना है उतना हटाओ, लेकिन प्रोविजंस ऐसे नहीं होता है। प्रोविजंस नेट प्रॉफिट से सेट असाइड नहीं किया जाता है, प्रोविजंस जो है वो प्रॉफिट निकालने के पहले ही उसे खर्चे के हिसाब से दिखा के प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ये होता है डिफरेंस प्रोविजंस और जो हमारा रिजर्व है, इसमें मेन डिफरेंस ये होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों का फर्क समझ में आया। रिजर्व अगर बनाएंगे तो 1,73,000 जो आया है उससे कैलकुलेट करके बनाएंगे, लेकिन जब प्रोविजंस बनाएंगे तो प्रॉफिट निकलने के पहले ही उसे चार्ज कर देंगे। तो फिर यहाँ पर लिखा है देखो, सब्सिक्वेंटली व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस टेक प्लेस,
पेमेंट इज डन फ्रॉम प्रोविजंस अकाउंट एंड नॉट फ्रॉम पीएल अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है, ये देखो ये प्रैक्टिकली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि 43,000 का डेटर का लॉस होगा। अब मान लो कि हम लोग का लॉस हुआ 40,000, तो ये लॉस के लिए हम लोग पीएल में दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर उसके अगेंस्ट में प्रोविजन बनाया होगा, इस प्रोविजंस अकाउंट को यूज करेंगे उस 40,000 लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। और अगर मान लो एग्जैक्ट 43 हुआ तब भी हम लोग यहाँ से चार्ज करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 45,000 का लॉस हो गया, हमारा एस्टिमेशन जो है वो अंडर परफॉर्म हो गया, वो भी हो सकता है। तब क्या होगा, तो हम लोग के पास तो प्रोविजंस पे 43 है, लॉस एक्चुअली में 45 हो गया है। इसका मतलब जो 2000 का लॉस हुआ है तब हम लोग उसको पीएल में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो एस्टिमेशन है उसके अंदर ही हमारा लॉस का अमाउंट जनरेट हो रहा है एक्चुअली में, तो हम लोग इस प्रोविजंस अकाउंट को यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये प्रोविजन और रिजर्व का फर्क हो गया मेनली। अब यहाँ पर देखो बोल दिया है प्रोविजन मींस एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्या क्या प्रोविजंस बन सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी ऑफ व्हिच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। मतलब एसर्टेनेबल और नॉन एसर्टेनेबल जो यहाँ पर बताया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि प्रोविजंस का जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमेशा एसर्टेनेबल हो या मतलब एसर्टेनेबल हो भी सकता है, नॉन एसर्टेनेबल भी हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। जैसे कि 5% हमारा प्रोविजंस क्रिएट करना है, 6%। ये कैसे पता चल रहा है, किसी बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते उनको एक नॉलेज हो गया कि मेरे बिजनेस में हर साल लगभग इतने % पैसा मेरा बैड डेब्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से वो एस्टिमेट करके बता देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दस ए प्रोविजन में भी आइदर इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट प्रोवाइडिंग और रिटर्न ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टिमेटेड और ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ ए लायबिलिटी। ये एक हमारा एग्जांपल दिया है एसेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ दिया था ना कि हम लोग रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम लोग प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हैं। और सच में अगर हो गया तो जो लॉस होगा उसके लिए हम लोग प्रोविजंस अकाउंट को उतने से राइट ऑफ कर देंगे, वही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोविजंस तो मैंने वहां पर लिखवा ही दिया है। अच्छा ये देखो और जो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इट इज दस एविडेंट दैट प्रोविजंस आर ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट व्हाइल रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। रिजर्व क्या है, देखो द पोर्शन ऑफ अर्निंग, जो हमारा अर्निंग हुआ, रिसिप्ट और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज एप्रोप्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस अदर देन ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और फॉर ए नोन लायबिलिटी इज नोन एज रिजर्व। तो बेसिकली रिजर्व का मतलब ये है कि रिजर्व किससे क्रिएट किया जाएगा, रिजर्व क्रिएट किया जाएगा हमारे प्रॉफिट से, ठीक है। जो देखो पोर्शन ऑफ अर्निंग, रिसिप्ट और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। तो कोई एंटरप्राइज का जो सरप्लस या हमारा अर्निंग हो रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, अगर हम लोग उस अर्निंग को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय द मैनेजमेंट फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि हमें बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा यहाँ से जो है 10% सेट असाइड करना है, तो भी ठीक है, बिल्डिंग फंड हो जाएगा या रिजर्व हो जाएगा। अगर हम लोग जनरल पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, जनरल पर्पस मतलब रख रहे हैं पैसा थोड़ा सा हटा के, जहां जरूरत होगा वहां यूज कर लेंगे, दैट इज जनरल पर्पस। लेकिन अगर बिल्डिंग पर्पस पे रख रहे हैं तो बिल्डिंग में ही यूज करना पड़ेगा। ये सब चीज तुम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे, वहां पर फंड का यानी रिजर्व का बहुत बड़ा जो है कैलकुलेशंस वगैरह रहता है, बहुत डीप में ये चीज पढ़ाया जाता है। तो जनरल और स्पेसिफिक में इतना ही डिफरेंस है कि अगर हम लोग जनरल फंड बना रहे हैं यानी रिजर्व फंड, तो उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां हमें जरूरत होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक रिजर्व बना रहे हैं जैसे कि बिल्डिंग खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए या फिर कुछ गाड़ी खरीदने के लिए, तो हमें उसी पर्पस पे ही उस फंड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है देखो, द रिजर्व आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप। रिजर्व दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व। ऑल्सो प्रोविजन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस दिस वेर ओरिजिनली मेड आर टू बी कंसिडर्ड एज रिजर्व। जरूरत नहीं इतना कुछ का, हम लोगों को सिर्फ रिजर्व और प्रोविजंस का मेन डिफरेंस पता होने से ही ठीक है, बस इतना पता होगा तो हमारे लिए काफी है। अच्छा यहाँ पर बता रहा है ये कुछ इलास्ट्रेशन 13 यहाँ पर बताया है देखो, डेप्रिशिएशन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कुछ आइटम्स दे दिया है हम लोग को, बताना है कि 1 से लेके ये कौन कौन सा यहाँ पर बोल रहा है, स्टेट विच वन ऑफ आइटम 1 to
6, ठीक है, ये जितने भी आइटम है कौन सा प्रोविजंस है, कौन सा रिजर्व में जाएगा और कौन सा ना तो प्रोविजंस है ना तो रिजर्व है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो पीएल में चार्ज करते, पीएल बनने के बाद थोड़ी ना करते, तो डेप्रिसिएशन में अगर प्रोविजंस बनेगा तो ये ट्रांसफर टू प्रोविजंस होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है ये ट्रांसफर टू प्रोविजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर .1 ये देखो ट्रांसफर टू प्रोविजन में दिख रहा है, ये देखो ये आंसर्स दे रखा है ना, यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रोविजंस में होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज होता है। कौन सा आइटम कहाँ होता है ये देख के ही बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दे रहा है कि बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है, बैड डेप्ट जो राइट ऑफ हो रहा है ये राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब बैड डेप्ट हो गया है, ये कोई प्रोविजंस नहीं है। बैड डेप्ट मतलब सचमुच का लॉस हमें पता है कि 21,000, ये कोई एस्टिमेटेड नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं है। बैड डेप्ट हुआ है तो डेटर से 21,000 कम कर दो, कंफर्म इतना पैसा मुझे नहीं मिलने वाला। तो ये तो ना कोई प्रोविजन है, प्रोविजन हो सकता था अगर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता, रिजर्व तो होता नहीं है ये, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट निकलने के पहले ही चार्ज किया जाता है। तो ये नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नॉर रिलेटेड टू रिजर्व होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आंसर्स में देखते हैं, नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन, हाँ पॉइंट नंबर 2 उसी में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसमें आ गया। अच्छा, अब देखो पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन प्रोविजन, अब ये तो बता ही रहा है कि प्रोविजन है तो ये प्रोविजन में चला जाएगा, तो ये ए पॉइंट में जाएगा। तो ये देखो ट्रांसफर टू प्रोविजन में पॉइंट नंबर 3 भी आ गया, क्योंकि ये तो काफी आसान, ये बोल ही रहा है कि हमें प्रोविजंस जो बना हुआ है उसमें और भी 18,000 इंक्रीज करवाना है। प्रोपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हाँ हम लोग इतना % इस बार डिविडेंड देंगे, इसे बोलते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 15,000 का डिविडेंड देंगे, और जब पे कर देंगे तो वो हम लोग पीएल में खर्चे के हिसाब से दिखा देते हैं। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड ना तो कोई प्रोविजंस है, इसके लिए कुछ प्रोविजंस नहीं करना पड़ता है, ये तो खर्चा है, शेयर होल्डर को हम लोग पे करेंगे, ठीक है, उनका डिविडेंड उनका हिस्सा देंगे, और ना तो ये कोई रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला चीज है। प्रोपोज डिविडेंड कैसे पे होगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा बिजनेस का, ठीक है, उसमें से हम लोग इस डिविडेंड को पे कर देंगे, ठीक है। टू डिविडेंड मतलब एक्सपेंस जो है वो हमारा पे हो जाएगा 15,000 का। तो ये प्रोपोज डिविडेंड 15,000 जो है ये हम लोग का ना तो कोई प्रोविजन है ना तो कोई रिजर्व से रिलेटेड पार्ट है। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, रिटेन प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है, तो ये रिजर्व में जाएगा। अगर हम लोग प्रॉफिट रिटेन करने का मतलब रखना चाहते हैं, हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ इस बार, जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ है 50,000, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पर 10,000 जो है ट्रांसफर कर दे रहे हैं रिजर्व में, ठीक है, जनरल रिजर्व में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 40,000 में से मान लो यहाँ पर हम लोग 20,000 ट्रांसफर कर दे रहे हैं जैसे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, तो बाकी और कितना बचा 20,000, तो ये हम लोग रिटेन कर रहे हैं, ये कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये प्रॉफिट अकाउंट में ही दिखाना चाहते हैं। तो ये 20,000 रिटेन प्रॉफिट ये हम लोग का रिजर्व का पार्ट होगा, रिजर्व, ठीक है, इतना प्रॉफिट हम लोग रिजर्व कर रहे हैं। तो 5th नंबर जो है ये देखो रिजर्व में जाएगा। लाइबिलिटी फॉर टैक्स, तो ये हम लोग का क्या है, बोल रहे हैं टैक्स का लाइबिलिटी बना है 4,000, तो टैक्स पे करने के लिए हम लोग प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डेट एस्टिमेट करते हैं ना कि डेटर इतना मेरा बैड डेट हो सकता है, वैसे हम लोग टैक्स को भी एस्टिमेट करते हैं कि मेरे बिजनेस में इस बार का जितना भी अर्निंग हुआ है, जितना भी इनकम हुआ है, उसके हिसाब से मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो टैक्स को एस्टिमेटेड बेसिस पे ही पे किया जाता है। फ्यूचर का लाइबिलिटी पे करने के लिए हम लोग टैक्स का प्रोविजंस करते रहते हैं बिजनेस में कि हाँ मुझे इतना टैक्स का खर्चा लग सकता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा। देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये रहा प्रोविजंस में आएगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि प्रोविजंस कौन सा होता है, रिजर्व कौन सा होता है, तो उससे हम लोग ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ समरी दे रखा है एडजस्टमेंट का, वो हमें रटने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो समझ के ही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लिमिटेशंस बता रखा है, लिमिटेशन बता रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेटा दिखता है, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंपनी में हैव ए नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस व्हिच कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, द लॉयल्टी एंड कैलिबर ऑफ इट्स स्टाफ, बोल रहा है कि जैसे जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्टाफ है वो कितने लॉयल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कितना वो इनका कैलिबरिटी कितना है, कितने वो केपेबल है। तो ये सारा जो स्ट्रेंथ या वीकनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे उनके पास अच्छा स्टाफ है, खराब स्टाफ है, कितने लॉयल है कितने नहीं, ये हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट से जज नहीं कर सकते, ये हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक जो है
लिमिटेशन है। इस हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स को इससे मैनेज मतलब मेजर नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना अच्छा है कितना खराब है। परपिचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डिनरीली आर ड्रॉन अप एट द एंड ऑफ ईच ईयर बट द अकाउंटिंग पीरियड इज मेंटेन ऑन द assumption that the business undertaking shall continue to exist forever on the basis of going concern assumption। तो जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है, जो कि फंडामेंटल एजम्पशन है अकाउंट्स का, वहां पर ये बताया गया है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो चलता जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर ईयर के एंड में बना लेते हैं। जबकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है वो चलता ही जाएगा, फिर भी हम लोग हर साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कि आज तक का क्या अपडेट है। In consequence, much of the expenditure other than revenue expenditure has to be distributed arbitrarily over a number of years during which benefit of expenditure is expected to arise. As a result, financial statement of account are not absolutely correct। बोल रहा है कि ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर बार बन रहा है हर साल के एंड में, तो बोल रहा है कि मच ऑफ द एक्सपेंडिचर अदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे बेसिस पे होता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग, लैंड, तो वही बोल रहा है which has to be distributed arbitrarily over a number of years during which benefit of expenditure is expected to arise। ठीक है, हम लोग इसको कैसे इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करके, और हम लोग वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कर देते हैं कि हाँ हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग इतना इतना इस एसेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी फॉर्म में कर रहे हैं, इसका कोई सॉलिड मैटर तो नहीं आ रहा है ना। बोल रहा है कि हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेरी ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जैसे हम लोग मान ले रहे हैं हम लोग इस एसेट को 10 साल यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना एस्टिमेशन चेंज भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ के साथ एड पर होने के लिए, एएस के साथ एड पर होने के लिए। तो ये जो है ड्यूरिंग विच बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू अराइज, हम लोग सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 साल मशीन को यूज कर पाएंगे, उसी हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन ये एजम्पशन जो है ये हमारा हमेशा एग्जैक्ट हो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एजम्पशन है, बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि एजम्पशन है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा करेक्ट नहीं दिखाता है, इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे चीज एजम्पशन बेसिस पे आ जाते हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग यूज करते हैं, कंपनी के पास ऐसा परमिशन होता है, सर्टेन लिमिट्स टू अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज फॉर द preparation of accounts, valuation of various asset, distribution of expenditure over different periods of accounts। जैसे कि कंपनी में decide to provide annually for payment of pension gratuities to staff and thus build up a fund out of which payment will be made ultimately, whereas another company may deal with these only when actual payments are made। देखो, अलग अलग कंपनी जो है पॉलिसीज फॉलो कर लेती है। जैसे कोई कंपनी ये सोचती है कि मुझे एक मेरे वर्कर है, ठीक है, मेरे स्टाफ है, जो जब रिटायर करेंगे तो उन्हें पेंशन देना पड़ेगा, उन्हें ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, तो आज ही से हम लोग फंड बनाएंगे। कोई कंपनी बोल रही नहीं नहीं, ये फंड वंड हम नहीं बनाएंगे, जब वो रिटायर करेंगे तब का तब देखा जाएगा, तब पेमेंट कर देंगे, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे बना रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी के पास ऐसा परमिशन होता है, वो अपना इस तरह का पॉलिसीज फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अलग अलग अगर पॉलिसी फॉलो हो रहा है तो यही बता रहा है। सिमिलरली कंपनी में डिसाइड वेदर और नॉट टू इंक्लूड इंटेंजिबल एसेट अमंग इट्स एसेट और मैनर इन विच द अमाउंट देयरऑफ शुड बी रिटन ऑफ। बोल रहा है जैसे कि फंड बनाने में कंपनी अपना अलग अलग पॉलिसीज यूज कर सकती है। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट कोई कंपनी दिखाना चाहता है अपने बैलेंस शीट में, कोई नहीं दिखाना चाहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई क्या करता है, इंटेंजिबल एसेट दिखा भी दिया तो उसे हर साल राइट अप करते रहता है। तो अलग अलग पॉलिसीज यूज हो रहा है, तो ये भी फाइनेंशियल अकाउंट का एक जो है लिमिटेशन है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट कैन हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टाफ एंड पब्लिक एट लार्ज। तो मैनेजमेंट जो होता है कोई भी कंपनी का, वो भी अपने हिसाब से डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर सकती है, अगर मतलब एट लार्ज पब्लिक के वेलफेयर के लिए और जो भी स्टाफ काम करे उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट का अलग अलग पॉलिसीज और कंपनी का अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज। परपिचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में डेटा को जो है कलेक्ट करना। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हम लोग 10 साल पहले कुछ खरीदे हैं लैंड या बिल्डिंग, तो ऑन दैट मोमेंट जो कॉस्ट था हम लोगों ने उस पर रिकॉर्ड कर दिया, और उस पर मान लो
एक बिल्डिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए जा रहे हैं, बट आज के डेट पे उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग वो नहीं दिखा रहे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना, ये भी एक लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ही दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है तो एक लिमिटेशन है, करेंट प्राइस के साथ एक्ट पर नहीं हो पाता है, टेंजिबल इंटेंजिबल स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो है वो हम लोग पता नहीं कर पाते, परपिचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट ये एक इसका लिमिटेशन है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनियां यूज कर लेती है, मैनेजमेंट भी डिफरेंट पॉलिसीज यूज कर लेते हैं, ये इसका जो एक लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस कभी कभार पूछ सकता है, तो ये तुम लोग खुद से भी एक बार पढ़ के देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ और भी हम लोग का फाइनल अकाउंट्स है ये पूरा करेंगे, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाँ 5 तक यहाँ पर है। ये करने के बाद हम लोग ये जो छोटे छोटे एमसीक्यूज वगैरह है वो करेंगे, पहले ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।